जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड यूनिट, ठीक है, जिसका पहला चैप्टर है बेटा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? Aggregate demand is the total demand of all the goods and services during an accounting year in an economy. Aggregate demand का मतलब होता है सभी वस्तु और सेवाओं की गई कुल मांग एक अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब यहां पर आपको एक डिफरेंस क्लियर करना पड़ेगा बेटा। मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस होता है। मार्केट डिमांड में हम एक मार्केट में एक गुड्स की डिमांड को स्टडी करते हैं, जबकि एग्रीगेट डिमांड में हम पूरी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु और सेवाओं की मांग को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब कि जिस साल की आपको एग्रीगेट डिमांड स्टडी करनी है उस साल में कितनी अंतिम वस्तु और सेवाओं की कुल मांग की गई है, ठीक है। दूसरा पहलू एक और है एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करने का, वो होता है बेटा एग्रीगेट डिमांड इज द डिजायर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि भाई एक साल में अंतिम वस्तु और सेवाओं पर कुल कितना खर्च करने का प्लान है, उसको भी हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, ठीक है। देखिए एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्रीगेट डिमांड हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारे देश में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उनकी डिमांड कौन करता है। तो यहां पर अगर आप बात करें आज के टाइम पे, तो सारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट्स C प्लस I प्लस G प्लस E, ठीक है। बट यहां पर आपकी क्लास 12th में केवल आपको टू सेक्टर इकोनॉमी स्टडी करनी है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली जो इकोनॉमी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बेटा हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करता है टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ठीक है। तो यहां पर इसलिए हाउस होल्ड के द्वारा किए गए खर्च को हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और एग्रीगेट डिमांड का जो सबसे पहला कंपोनेंट्स है वो होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। C प्लस I दो कंपोनेंट हम लोग स्टडी करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक ही होता है। इट इज द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउसहोल्ड टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ठीक है। और जो हाउस होल्ड की डिमांड है बेटा वो पूरी तरह से डिपेंड करती है उनकी डिस्पोजेबल इनकम पर। हायर द डिस्पोजेबल इनकम हायर द डिमांड फॉर फाइनल गुड्स, लोअर द डिस्पोजेबल इनकम लोअर द डिमांड ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इसका पहला कंपोनेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हाउस होल्ड के द्वारा फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किया गया प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा कंपोनेंट है बेटा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहां इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनल गुड्स की डिमांड कौन करेगा? वो करता है प्रोड्यूसर सेक्टर, इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, देयर प्रॉफिट, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें टू सेक्टर इकोनॉमी की, तो टू सेक्टर में दो ही सेक्टर, एक हाउस होल्ड और एक फर्म प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट भी दो बेटा, एक C और दूसरा I, ठीक है। तो ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने कंजम्पशन फंक्शन की। कंजम्पशन फंक्शन क्या शो करता है बेटा? कंजम्पशन फंक्शन शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ये आपको दिखाता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है बेटा इनकम और कंजम्पशन के बीच, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहता है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन नेवर कैन बी जीरो, कि शून्य आय के स्तर पर आपका कंजम्पशन कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? चाहे आप कमाओ या फिर ना कमाओ बेटा, आपको अपनी नेसेसिटी पे तो खर्च
करना ही पड़ेगा। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो खर्चा होता है बेटा वो आपकी नेसेसिटी पे किया गया खर्च होता है और इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशंस, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और सिंबॉलिकली बेटा इसको हम लोग ए या फिर सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन है कंजम्पशन फंक्शन का। फिर ये कहता है एट इनिशियल स्टेज ऑफ इनकम, शुरू में योर कंजम्पशन विल बी मोर देन इनकम, आपका कंजम्पशन हमेशा आपकी इनकम से ज्यादा होगा, जिसका मतलब है बेटा योर सेविंग विल बी नेगेटिव, आपकी जो सेविंग है वो नेगेटिव होती है शुरू में, क्योंकि आपका कंजम्पशन होता है ज्यादा और आपकी इनकम होती है कम। ठीक, फिर उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती है बेटा तो एक स्टेज आ जाती है जहां पर आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है और उसे हम कहते हैं बेटा ब्रेक इवन पॉइंट, उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और जहां पर बेटा आपका इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा वहां पर आपकी सेविंग हो जाएगी जीरो। ठीक है, आफ्टर दैट एज सुन एज लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज, उसके बाद भी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी बेटा, ठीक है, तो आपकी स्टेज आएगी जहां पर आपकी इनकम होगी ज्यादा और कंजम्पशन होगा कम। ठीक है, इसका मतलब है कि वहां पर आपकी सेविंग होगी पॉजिटिव। तो कंजम्पशन फंक्शन जो है बेटा इनकम और कंजम्पशन के बीच पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है, जो ये कहता है इनिशियल लेवल ऑफ एट जीरो लेवल ऑफ इनकम योर कंजम्पशन नेवर कैन बी जीरो, आफ्टर दैट as soon as income will increase there will be a stage when income is equal to consumption, yani saving will be zero, and after that as soon as level of income will increase income will be more than consumption, yani saving will be positive। ठीक है बेटा, तो ये आपका कंजम्पशन फंक्शन, इसको एक बार हम लोग एक शेड्यूल और डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। बेटा देखिए ये है आपका कंजम्पशन फंक्शन का शेड्यूल और ये इसका डायग्राम। इसमें क्या दिखा रहे हैं, जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन इज 100, तो ये जो कंजम्पशन 100 है दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, चाहे आप कमाएं या ना कमाएं, इसका मतलब होता है आपको 100 करोड़ तो खर्च करना ही पड़ेगा। फिर यहां पर अगर आप देखें टिल दिस स्टेज, ठीक है, आपका जो सी है वो ग्रेटर देन वाई है, जो कि डायग्राम में हमने ब्रेक इवन पॉइंट से पहले ये नीचे दिखा रखा है, सी इज ग्रेटर देन वाई। यहां पर जो है एस आपका नेगेटिव होगा, तो यहां पे आपका जो सेविंग है बेटा वो नेगेटिव होगा। फिर यहां पर अगर आप देखें जहां पर आपका सी इज इक्वल टू वाई है, दिस इज योर एट योर 200 करोड़, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड योर ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर सेविंग सॉरी जहां पर कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के इक्वल है और यहाँ पे सेविंग होता है आपका जीरो। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन c, आपका इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, यानी यहाँ पर जो आपका सेविंग है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो डायग्राम और शेड्यूल से ये इस तरीके से आपको दिखाना पड़ता है और इसको फिर एक्सप्लेन भी करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज आप डायग्राम या शेड्यूल से दिखाते हैं तो खाली बनाने से कुछ नहीं होता बेटा, जब तक आप उसको एक्सप्लेन ना करें आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। अब बात करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन के बारे में। तो बेटा देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ये आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है अगर हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में देखा भी होगा, आपको c गिवन होता है। ठीक है, तो यहां पर कैसे इसको यूज करना है, देखिए c इज इक्वल टू a प्लस by, तो यहां पर c का मतलब क्या है बेटा, कंजम्पशन है, यानी उपभोग अगर हमें निकालना है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, a या फिर c बार, कुछ बुक्स में a लिखा होता है, कुछ बुक्स में c बार लिखा होता है, इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये वही कंजम्पशन है जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया, ऑटोनोमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, बी यहां पर जो होता है बेटा वो एमपीसी होता है, बी इज इक्वल टू एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, के हाउ मच ऑफ यू विल स्पेंड ऑफ योर इंक्रीड इनकम, बढ़ी हुई इनकम का आप कितना खर्च कर देते हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं एनपीसी। और वाई स्टैंड फॉर इनकम, ठीक है, वाई स्टैंड फॉर
इनकम। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक अलजेब्रिक इक्वेशन ले रखा है बेटा, C = 100 प्लस 0.5y, ठीक है। C तो हमें निकालना है, तो यहाँ पर ये जो 100 है ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, मतलब वो कंजम्पशन which remain constant at every level of income, और जो जीरो पे पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब यहाँ पर जो ये 0.5 है बेटा, ये आपका एमपीसी है, ये आपका एमपीसी है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है बेटा, हमारी जितनी भी इनकम बढ़ेगी उसका 50% हम लोग कंज्यूम कर लेंगे, यानी बढ़ी हुई इनकम का हम 50% खर्च करते हैं, ठीक है। वाई ये इनकम है, वाई का मतलब यहाँ पर यील्ड होता है, YIELD, जिसका मतलब इनकम ही होता है। अब मान लीजिए मेरे को एक एग्जांपल लेना है कंजम्पशन निकालने के लिए, मुझे इनकम दे रखा है, इफ C = 100 प्लस 0.5y, ठीक है, एंड इनकम = 1000, ठीक है। लिखा है कैलकुलेट कंजम्पशन, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, हम लिखेंगे C = 100 प्लस 0.5 और y की जगह 1000 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 100 प्लस 500 दैट = 600। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा बेटा वो 600 आंसर आएगा, ठीक है। यानी 1000 करोड़ जब आप इनकम कमाती है इकोनॉमी, तो उसमें से 600 करोड़ वो खर्च करती है, ठीक है बेटा। तो ये था सारा किसके बारे में, अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन के बारे में, कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और इसको हम कैसे यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो बेटा देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, या फिर डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एक शेड्यूल दे रखा है, यहाँ पर मैंने सेविंग निकाल रखा है, बट ये जो हम कर्व बनाएंगे सेविंग कर्व, वो हमें ड्राइव करना है किससे, कंजम्पशन कर्व से। तो कैसे इसको ड्राइव करेंगे कंजम्पशन कर्व से, हमें ये सीखना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है दैट सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट from where consumption curve start, but with a negative sign, क्योंकि बेटा जीरो लेवल पे जो आपका कंजम्पशन होता है तो आपकी सेविंग भी जीरो लेवल पे उतनी होती है बट नेगेटिव होती है। तो इसलिए सेविंग कर्व वहीं से स्टार्ट होता है, उसी वैल्यू से स्टार्ट होता है जहां से आपका कंजम्पशन कर्व स्टार्ट हो रहा है, यानी 100 से, बट ये नेगेटिव आएगा। अब ध्यान ये रखना है, जैसे यहाँ पर जितना आपका स्पेस है 100 के लिए, तो यहां पर भी आपको उतना ही स्पेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है बेटा -s बार, यानी सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम = कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद वी हैव टू पुट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट वेयर y = c, ठीक है। वहां से क्यों डालना है, क्योंकि बेटा जहां पर y = c होता है वहां पर सेविंग होता है 0। इसका मतलब जो हम सेविंग का ड्रॉ करेंगे बेटा वो वहां पर x एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि वहां पे सेविंग की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपका सेकंड पॉइंट मिलेगा बेटा आपको यहां पे, समझ में आया। पहला पॉइंट मिलेगा वहीं पे जहां पे जीरो लेवल पे कंजम्पशन है, वहीं पे सेविंग स्टार्ट होगा बट विद अ नेगेटिव साइन होगा। दूसरा पॉइंट मिलेगा जहां पर y = c है, तो वहां पे आपका सेविंग 0 हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें ऐसे, तो इट विल बी अ सेविंग कर्व, अब यहां पर एक पॉइंट और आपको लिखना है, थर्ड पॉइंट क्या लिखना है बेटा, थर्ड पॉइंट लिखना है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। देखिए स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व होता है एमपीसी, दैट इज डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, बट जो स्लोप ऑफ सेविंग कर्व होता है बेटा वो होता है 1 - एमपीसी यानी एमपीएस, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है कि जो स्लोप होगा सेविंग कर्व का वो होता है 1 - एमपीसी 1 - b दैट इज एमपीएस, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, क्लियर है। तो ये था बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर है ये आपका
एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय श्री श्याम।